हाय दोस्तों। तो एपिसोड 4 में शन थोड़ा सा घबरा रही होती है क्योंकि इसको अपने भाई की आखिरी रेस याद आ रही होती है, लेकिन चन्मू आता है कहता है कि तुम अंदर आके सुकून से बैठ जाओ। दूसरी तरफ चन्मू की बहन चन्मू फे भी इसकी रेस देखने के लिए पूरी तरह तैयार होती है और ये लोग बात कर रहे होते हैं कि चन्मू तो अभी 8th पोजीशन पे है, ये इतने बड़े गैप के साथ कम्पीट कैसे करेगा, और इस बात से खौफजदा होते हैं कि कहीं चन्मू हार ना जाए। तभी वहाँ पर जुंदा के ऑनर मिस्टर जियांग आ जाते हैं जो कि कहते हैं कि ये खबर मुझे सुन के बहुत खुशी हुई कि रूफिंग दोबारा से ट्रैक पे आ गया है, और ये भी यही बात कर रहे होते हैं कि चन्मू अभी काफी पीछे है रेस में, उसकी 8वीं पोजीशन है, क्या वो रेस कम्पीट कर लेगा। तो इसकी बहन कहती है कि ये बिल्कुल एक रैबिट और टर्टल की रेस जैसी है, तो इसीलिए पहले हम कुछ भी नहीं कह सकते। और मिस्टर जियांग अपने साथ एक रेसर को लाए होते हैं जो कि जापान की टीम तकाना का रेसर होता है, और दूसरी तरफ चन्मू की टीम उसकी गाड़ी को चेक कर रहे होते हैं रेस शुरू होने से पहले। शन भी वहीं पर खड़ी होती है, लेकिन ये ऐसे बिहेव कर रही होती जैसे इसको इंटरेस्ट नहीं, लेकिन इसका पूरा ध्यान तो गाड़ी की तरफ ही था। हाओयांग कहता है कि गाड़ी बिल्कुल तैयार हो गई है, लेकिन शन को कुछ गड़बड़ लग रही होती तो कहती है कि क्या आप लोगों ने पूरी तरह से गाड़ी को चेक किया है। तो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, हमने बहुत अच्छी तरह से चेक किया और हमें तो कोई मसला नजर नहीं आया। चन्मू इसकी बात पर गौर करता है और कहता है कि क्या मसला है तो मुझे बताओ, लेकिन रेस शुरू होने में सिर्फ 5 मिनट रह गए थे। शन कहती है कि तुम लोग गैस्केट को दोबारा चेक करो, मुझे लगता है कि वो लूज है। लेकिन चन्मू के जो टीम मेंबर होते हैं वो लोग शन को एक अनहारी समझ रहे होते हैं, तो कहते हैं कि तुम्हें मालूम भी है कि इस गाड़ी में कितने गैस्केट्स हैं और इनको चेक करने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन चन्मू को शन पे पूरा भरोसा होता है, इसलिए वो अपनी टीम को कहता है कि जैसा उसने कहा है वैसा ही दोबारा चेक करो। चन्मू रेस शुरू होने से पहले शन के पास आता है, कहता है तुम भरोसा रखो, मैं बिल्कुल सही सलामत वापस आऊंगा। और कुछ ही सेकंड्स बाद रेस शुरू हो जाती है। पहले की तरह रेसिंग ट्रैक पे लू युन हाओ पहले नंबर पे होता है, जबकि चन्मू 9वें नंबर पे था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चन्मू ओवरटेक करते करते नंबर 7th पे आ जाता है। कुछ ही देर बाद कुछ गाड़ियां रेस से बाहर हो जाती हैं और अब वो चन्मू के रास्ते में हर्डल्स बनकर खड़ी होती हैं। जितनी स्पीड से चन्मू आ रहा था, इन हर्डल्स में से निकलना उसके लिए नामुमकिन था, और सभी ये कह रहे होते हैं कि न जाने चन्मू यहाँ से कैसे निकल पाएगा। लेकिन चन्मू अपनी बेहतरीन ड्राइविंग स्किल्स के साथ उन हर्डल्स को बहुत आसानी से पार कर लेता है। दूसरी तरफ चन्मू फे और बाकी सभी रेस को बहुत ही दिलचस्पी से देख रहे थे, और इस तरह चन्मू 3rd नंबर पे आ जाता है। और देखते ही देखते जो नंबर 2 पे रेसर होता है चन्मू उसको भी ओवरटेक कर लेता है। अब रेस इसके और लू हान यो के दरमियान रह जाती है। सब लोग कह रहे होते हैं कि चन्मू अब लू युन हाओ को भी जल्दी ओवरटेक कर लेगा, लेकिन शन यहाँ पर परेशान होती है। वो कहती है कि अगर वो इस स्पीड से उसे ओवरटेक करेगा और जो टेम्परेचर है, मुझे डर है कि कहीं उसके टायर ब्रस्ट ना हो जाए। लेकिन टीम इसकी बात पे कोई फोकस नहीं करती। शन इनको कह रही होती है कि चन्मू से कहो कि गाड़ी की बैग को तुम अवॉइड करो, और ये मंकी का हेडफोन उतार कर खुद पहन लेती है। चन्मू कहता है कि शन को बोलने दो। ये कहती है कि तुम इस तरह ही सीधे चलते रहो और एग्जॉस्ट हीट को अवॉइड करो और अपने इंजन को कूल करो। इंजन को कूल करने के लिए इसको स्पीड कम करनी थी और ये ऐसा कर भी देता है। लेकिन इस सब में लू युन हाओ बहुत आगे चला जाता है। चन्मू कहता है लेकिन इस तरह से मैं रेस नहीं जीत पाऊंगा। तो शन कहती है कि तुम अपनी जान को खतरे में नहीं डाल सकते। ये कहता है कि मैं कोई रिग्रेट्स नहीं रखना चाहता, वो भी रेसिंग ट्रैक पे। शन कहती है पहले अपनी गाड़ी को थोड़ी देर के लिए तुम ठंडा कर लो और फिर इसके बाद जब तुम्हारा डिस्टेंस मेंटेन हो जाए तो स्पीड पकड़ लेना। और शन की बात मानते हुए ये थोड़ी देर बाद लू युन हाओ को ओवरटेक कर लेता है और इस तरह ये 9th पोजीशन से 1st पे आ जाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद इसकी गाड़ी के टायर ब्रस्ट हो जाते हैं और इस तरह से लू युन हाओ ये रेस जीत जाता है। जैसे ही रेस खत्म होती है तो शन अपने कंक्लूजन निकालने बैठ जाती है और कहती है कि जितनी दफा लू युन हाओ डंपर्स के ऊपर से गुजरा है उतनी ही दफा चन्मू भी गुजरा है, लेकिन उसकी गाड़ी में कोई मसला नहीं हुआ। आखिर ऐसा क्या था। थोड़ी देर बाद अंदर चन्मू भी आ जाता है। चन्मू आते ही इसको शुक्रिया कहता है, तो शन कहती तुम मुझे शुक्रिया क्यों कह रहे हो, मैंने तुम्हें चैंपियनशिप जीतने में तुम्हारी मदद नहीं की। तो चन्मू कहता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें रेस दिखाने के लिए लाया था, मैं जैसे फ्रीली जीतता था अब इसलिए कन्विंसिंगली मैं हारा भी हूँ। तो शन कहती है कि हकीकत में तुम हारे नहीं हो, लू युन हाओ की जो कार है वो रेसिंग की रेगुलेशंस के अगेंस्ट थी। चन्मू कहता है कि तुम्हारी बात का मतलब, कहते हुए बताती है कि उसने अपने टायर्स को मॉडिफाई करवाया हुआ था, इसीलिए इतनी स्पीड से जाने के बावजूद भी उसके टायर ब्रस्ट नहीं हुए। हाओयांग कहता है कि तुम्हें कैसे पता था। कहती मैंने कैलकुलेट किया है। चन्मू हाओयांग का कहता है कि हमें अपील करनी चाहिए। दूसरी तरफ जाओ यिंगनिंग भी यहाँ से जा रही होती क्योंकि रेस तो चन्मू हार गया है, लेकिन तभी इनकी कंपनी का एक वर्कर आता है कहता है कि चन्मू ने अपील कर दी है और उसने ये कहा है कि जुंदास के जो टायर है वो इलीगल है, तो इसलिए रिजल्ट अभी भी पेंडिंग है, हमें नहीं मालूम कि चैंपियनशिप का असली विनर कौन है। यहाँ पर जुंदा का ऑनर जियांग भी होता है तो कहता है कि ये कैसा मजाक है, हारने के फौरन बाद उसने अपील कर दी, वो रेसर्स की इंसल्ट कर रहा है। दोनों टीम्स के ऑनर आ जाते हैं यहाँ पर। चन्मू फे से कह रही होती है कि तुम श्योर होते, कहता है कि हाँ मुझे पूरा यकीन है। चन्मू कहता है कि तुम इन्हें बता सकती हो, बाकी बात मैं संभालूंगा।
होगा। तो शेन सारी बात को एक्सप्लेन करने लग जाती है कि टायर्स में कहाँ गड़बड़ी थी। थोड़ी देर बाद रेसिंग फेडरेशन वाले इसकी बताई हुई बात पर चेकिंग शुरू कर देते हैं। ये सब लोग बाहर आ जाते हैं। ये सब लोग यहाँ बाहर रिजल्ट्स का वेट ही कर रहे होते हैं कि अनाउंसमेंट होती है और उस अनाउंसमेंट ये बताया जा रहा होता है कि लुयन हाओ की गाड़ी के टायर्स में चेंजेस हुए थे, इसलिए रेस का असल चैंपियन लुयन हाओ नहीं बल्कि चेनमू है और इस तरह चेनमू रेस जीत जाता है। ये सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और इसके बाद फिर चेनमू स्टेज पर अवार्ड लेने के लिए चला जाता है और वो जापानीज रेसर इसको मेडल देने के लिए आता है। चेनमू अपना हाथ आगे बढ़ाता है इसे मिलाने के लिए, लेकिन इससे हाथ नहीं मिलाता और कहता है कि तुम्हारी जीत मेरी नजर में कोई मायने नहीं रखती क्योंकि तुमने अपने ओपोनेंट को इस तरह से नीचा दिखा के रेस जीती है। इसको ये बात समझ नहीं आती तो इसका फेलो जो साथ खड़ा होता है वो इसे ट्रांसलेट करके बताता है, कहता है कि ये कह रहा है कि तुम्हारी जीत इसके लिए मानी नहीं रखती क्योंकि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तुम्हें कभी इस तरह का कोई चांस ही ना देता। फिर इसके बाद यहाँ से चला जाता है। रात में चेनमू की जीत की खुशी में पार्टी रखी हुई होती है। इसकी बहन चेनमू फेस के पास आके इसकी तारीफ करती है कि तुमने आज काफी अच्छी तरह रेसिंग की। ये कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन तुम्हारी वजह से ही मैं अब यहाँ पे हूँ, नहीं तो मैं 2 साल पहले ही चैंपियनशिप जीत चुका होता। इसकी बहन कहती है तुम रूफिंग में दोबारा वापस आ सकते हो। तो ये कहता है कि मुझे लगता है कि मैं इस पर सोच सकता हूँ। ये अपनी बहन से बात ही कर रहा होता है कि इसकी नजर बाहर शेन पे पड़ती है तो ये अपनी बहन को एक्सक्यूज करके शेन के पास जाता है। शेन बाहर बेंच पे बैठी होती है तो ये उसके पास हेलमेट लेकर जाता है। कहता है कि मैं अपने वादे के मुताबिक तुम्हारे पास हेलमेट ले आया हूँ। हेलमेट पकड़ने के बाद ये कहती है कि इसकी क्या कीमत है, मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। चेनमू कहता है क्या तुम इस हेलमेट की कीमत पैसों से लगाओगी, ये मेरे दिल में बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। चेनमू कहता है लेकिन फ्यूचर में जब मेरा कोई इंपॉर्टेंट मैच हुआ करेगा तो मैं तुमसे इसे ले लिया करूंगा सिर्फ गुड लक के लिए। शेन कहती है क्या तुम्हें वाकई ये शेन चुआन ने हेलमेट दिया था। तो इसके बाद फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि चेनमू शेन चुआन की कब्र पे आता है और वहाँ पर पहले से ही हेलमेट पड़ा होता है। ये जब वहाँ पे फ्लावर्स रख के जाने वाला होता है तो वह हेलमेट ऊपर से नीचे गिर जाता है तो ये उठा के अपने साथ ले जाता है और ये शेन को बताता है कि मुझे लगा था कि शायद ये मेरे लिए साइन है और शेन चुआन मुझे ये हेलमेट खुद देना चाह रहा था तो इसलिए मैं अपने साथ ले गया। सारी बात सुनने के बाद शेन कहती है कि हेलमेट तुम वापस रख सकते हो। तो ये कहता है कि क्या हुआ, अब तुम्हें हेलमेट नहीं चाहिए। तो ये कहती है कि मुझे भी यही लगता है कि शेन चुआन तुम्हें वाकई में हेलमेट खुद देना चाहता था, इसलिए तुम्हारे पास इसका होना ज्यादा जरूरी है। लेकिन फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जिस दिन चेनमू शेन चुआन की कब्र पे गया था उससे पहले शेन भी वहीं पे थी और उस दिन इसके भाई की बर्थडे थी। इसके लिए केक लाई होती है लेकिन ये कैंडल लेने जाती है और जब ये गई थी तो उसी दौरान वहाँ पे चेनमू आ जाता है और ये हेलमेट तब ले गया था और उस दिन से आज तक ये हेलमेट ढूंढती रही और अब ये फाइनली हेलमेट चेनमू को वापस कर देती है। चेनमू जब वापस अंदर आ रहा होता है तो ये 2 आदमियों को बात करते सुनता है जो कि ये कह रहे होते हैं कि चेनमू फई ने अपने भाई को रेस जिताने के लिए बहुत पैसे खर्च किए हैं और वो आगे भी इस तरह करने के लिए तैयार है। मैनेजर गांव ने जो अमाउंट बताई थी वो सुन के तो मैं बहुत हैरान हो गया था और अगर रूफिंग ये रेस ना जीतता तो उन्हें जाओ यिंगनिंग की तरफ से इन्वेस्टमेंट नहीं मिलनी थी। रूफिंग ने इतना पैसा आखिर क्यों लगाया दूसरों को खरीदने में। और थोड़ी देर बाद पार्टी में चेनमू फई स्पीच देने के लिए आ जाती है जो कि अपने भाई का रूफिंग में दोबारा से वेलकम कर रही होती है कि उसने रूफिंग की रेसिंग टीम को ज्वाइन कर लिया है। लेकिन उसी दौरान चेनमू आगे बढ़ता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम कोई गलत फहमी हुई है, मैंने कभी नहीं कहा था कि मैं रूफिंग में वापस आ रहा हूँ। ये कहता है कि जो 2 साल पहले तुमने मेरे साथ किया था उसके बाद मुझे तुम्हारे रवैये से लगा कि शायद तुम बदल गई हो, लेकिन मैं गलत था। तुम बिल्कुल नहीं बदली, तुम सिर्फ अपने फायदे का सोचती हो। तुम्हें बाकी रेसर्स को रिश्वत देते हुए शर्म नहीं आई। चेनमू फई कहती है तुम्हें मालूम भी है तुम क्या कह रहे हो। कहता है कि मैं तुम्हें एक बात दोबारा बता दूं, मैं तुम्हारी कंपनी में दोबारा कभी नहीं आऊंगा। ये कह के वहाँ से चला जाता है। चेनमू स्टोर से पानी की बोतल लेके निकलता है तो सामने बस स्टॉप पे शेन बैठी इसको दिखाई देती है तो इसे मैसेज करके बताता है कि मैं रूफिंग में लौट नहीं रहा। तो कहती है कि ठीक है। चेनमू से कहता है लेकिन मैं फिर भी फार्मूला 1 की चैंपियनशिप के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ये देखते ही देखते शेन बस में बैठ के चली जाती है। फिर अगले सुबह चेनमू अपने गैराज में बैठ के एक्सरसाइज कर रहा होता है। हायांग इसके पास आता है, कहता है कि कल रात तुम्हें क्या हो गया था, क्या तुम्हें लगता है कि चेनमू फई इस तरह कर सकती है। तो चेनमू कहते हैं कि मैंने अपने कानों से ये सारी बात सुनी थी। हायांग कहता है कि मुझे नहीं लगता कि चेनमू फई इस तरह का कुछ कर सकती है। तो कहता है कि अगर तुम रूफिंग नहीं जाओगे तो हम फार्मूला ए में किस तरह से पार्टिसिपेट करेंगे, क्या तुम्हें मालूम है हमें कितने पैसों की जरूरत है। और रूफिंग के साथ साथ जुंदा भी है जो कि हमें स्पॉन्सरशिप देने के लिए तैयार है। क्या तुम चाहते हो कि तुम लू युन हाओ के साथ टीममेट बन जाओ। तो कहता है कि ऐसा नहीं है, मेरे पास तुम भी तो हो, तुम जाके स्पॉन्सर्स ढूंढो। ये कहता है कि मैं 10 मिलियन चाहिए और इतने पैसे मैं कहाँ से लेके आऊंगा और इसके साथ साथ हमारे पास तो कोई अच्छा इंजीनियर भी नहीं है। ये थोड़ा सोच के जवाब देता है और कहता है कि तुमने इंजीनियर कहा, एक इंजीनियर मेरे जहन में है। और यहीं पर एपिसोड 4 खत्म हो जाती है।